हे फॉक्स, वेलकम टू टेक कॉन्वर्स। सो हमारा जो अपकमिंग एजेंडा है वो क्या है वो आई विल एक्सप्लेन। एंड सेकेंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन, भी प्लीज यार मेरे से डेटा सेट मत मांगा करो। डेटा सेट के लिए आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप ये टेलीग्राम चैनल है टेक कॉनवर्स के नाम से, आप यहाँ पे जाइए, आपको सारा डेटा सेट मिलेगा। जिस नाम से मैंने डेटा सेट यूज किया है SQL सर्वर में, सेम नेम से डेटा सेट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है। यहाँ पे मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन भी पब्लिश करता हूँ, यहाँ पे मैं जॉब भी पब्लिश करता हूँ, कुछ भी जो जॉब्स आते हैं फ्रेशर्स का है, अंडर लाइक 1 साल 2 साल के जो भी एक्सपीरियंस के बंदे होते हैं वो भी मैं पब्लिश करता हूँ। और ये बस ऐसे ही है, ठीक है। मेरा लिंक्डइन पे कनेक्शन ठीक ठाक है, तो मेरे को अपडेट्स आती रहती हैं, या मेरे चैट में कोई मुझे पर्सनली पिंग करता रहता है तो मैं वो भी उससे इंफॉर्मेशन ले करके मोबाइल नंबर और मेल आईडी, मतलब जो भी पॉसिबल कनेक्शन है मैं वो ले करके यहाँ पे पेश कर देता हूँ। और उस ऑब्वियसली जेडी थोड़ा सा लेता हूँ कि मतलब क्या रिक्वायरमेंट है उसका, जेडी इन द सेंस कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। ये सेंट्रलाइज मैंने इसलिए बनाया टेलीग्राम चैनल क्योंकि गूगल ड्राइव में मेरे पास बहुत सारा डेटा है, और मतलब मैंने लिया भी है। 15 GB से बहुत ज़्यादा हो चुका है, 100 मतलब 40 to 50 GB डेटा हो चुका है इस टाइम। तो कभी मुझे क्लीन करना होता है तो गलती से मैंने क्लीन कर दिया तो वो मिलेगा नहीं। फिर आप लोग, मैं लिंक यहाँ पे दूंगा तो आप उसको टाइप करके वहाँ पे जाएंगे, या यहाँ पे डिस्क्लेम क्या नाम है अपना, डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो वहाँ पे भी आप जाके एक्सेस करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो फिर उस एफर्ट से अच्छा है ये यहाँ पे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप यहाँ से डेटा सेट उठाइए। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मेरा एजेंडा क्या है पहले वो देख लेते हैं। अपना एजेंडा है, ये है पावर बी अपकमिंग एजेंडाज। अपकमिंग एजेंडाज मतलब क्या है कि हम आने वाली वीडियोस में क्या करने वाले हैं। ये वीडियोस मैंने इसलिए मतलब मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड पूछना था कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है पावर बी में, कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना था। तो ये हम सारी की सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो मेरा अपकमिंग एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट किया था वो मैंने जो एक्सेल फाइल यूज किया था वो हमने यूज किया था अपने सिस्टम से मतलब वो मेरे सिस्टम में वो फाइल था, CSV फाइल यूज किया था। लेकिन अभी जो मैं जब इस प्रोजेक्ट में जो मैं यूज करने वाला हूँ वो मैं यूज करूंगा SQL सर्वर। मतलब पावर BI को SQL सर्वर से कनेक्ट करेंगे और डायरेक्ट डेटा लेंगे, जैसे हम लाइव रियल लाइफ में करते हैं। या तो आप SQL सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, ADF से कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा भी देखो, पावर BI को डेटाबेस में कनेक्ट करने का कोई चैलेंज नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस क्रेडेंशियल लेना होगा, दैट्स इट। तो हम इस पावर BI को कनेक्ट करेंगे अपने डेटा सोर्स से। डिजाइनिंग पार्ट भी देखेंगे ये, और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, दो चीजें चलेंगी। पहली चीज तो फर्स्ट, एक मेरा जो चैनल है, सॉरी जो मेरा प्ले लिस्ट है, मेरे प्ले लिस्ट में एक है ना प्रोजेक्ट, पावर बी प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट वहां पे रहेगा। पैरेलली मैं एक और प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा, डैक्स क्वेरी। तो एक डैक्स क्वेरी का भी हमारा पैरेलली वीडियो चलेगा। तो हम पहले डैक्स क्वेरी देखेंगे। जैसे डैक्स क्वेरी हमारा हो जाता है, कुछ डैक्स क्वेरी हम क्रिएट कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, वही डैक्स क्वेरी हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। मेरा ये प्लान है। इससे दो चीजें होंगी, आपको ये पता चलेगा डैक्स क्वेरी कैसे हम लोग करते हैं, कैसे हम डैक्स क्वेरी राइट करते हैं, और उसके बाद में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा एजेंडा है और ये मेरा प्लान है जो मैं आने वाली वीडियोस में करने वाला हूँ। दूसरी चीज है, मेरे को इंटरव्यू का टिप्स मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी में, पहले मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी को सीखा कैसे जाता है। जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप कोई कोर्स लेते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करते हैं। वो यूडीमी से हो सकता है, वो यूट्यूब से हो सकता है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से आपने जो है परचेज किया हुआ है, डिप्लोमा या जो भी वो दे रहे हैं। आप उनकी वीडियोस को देखते हैं एंड देन उसके बाद आप लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कोर्स को लर्न करने के बाद आपको लगता है कि आपके पास फेयर एनफ आइडिया हो चुका है, दैट्स गुड। ये एक पहला अप्रोच है आप जो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में आपको क्या करना है, देखिए जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे यार आपको ना शर्म नहीं करना है। शर्म इन द सेंस, आपको ये नहीं सोचना है यार लोग क्या कहेंगे, गूगल कर रहा हूँ। भाई एक चीज बताता हूँ, दो चीज बताता हूँ। गूगल हर कोई करता है। जब आप किसी भी, जैसे आपने कोई कोर्स लिया यूडीमी से या कहीं से भी कोई कोर्स आपने परचेज किया, मैं किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अब इस लेवल पे हूँ भी नहीं और मैं करूंगा भी नहीं इन फ्यूचर जो भी हो, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, बट लोग वहीं से प्रेफर करते हैं।
तो फॉर एग्जांपल आप कहीं से आप कोर्स कर रहे हैं, आपने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद में अब आपको कोई प्रोजेक्ट करना है। बेसिकली प्रोजेक्ट होता क्या है? प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता है, एक टास्क होता है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब होता है जो हमने अभी प्रोजेक्ट किया है, जो मेरे पावर बीआई का जो प्रोजेक्ट है वो एंड टू एंड है। मैंने डॉट टू डॉट एक्सप्लेन किया है। उससे बियॉन्ड अगर कुछ होगा तो वो अब इसमें मैं कवर कर दूंगा। भाई देखो, एज ए ह्यूमन है, हो सकता है कुछ में से कुछ छोटी मोटी चीजें मेरे से मिस कर जाए, मैं स्किप कर जाऊं, तो वो मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, ठीक। लेकिन वो मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने क्वेरी फोल्डिंग आई थिंक ऐसे वर्बली मैंने बताया था, बट इस प्रोजेक्ट में हम क्वेरी फोल्डिंग को लाइव देखेंगे, कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस देखेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो प्रोसेस क्या होगा, देखो किसी भी प्रोजेक्ट का अगर कोई बोलता है एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। एक सेकेंड। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसको बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया आपको इजी करने के लिए, जैसे बोलते हैं बीआरडी। बीआरडी क्या होता है, मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये किस टाइप का होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आप देखिएगा, मैंने बीआरडी पीओसी ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले चाहिए होता है बीआरडी। ये कौन देता है, ये आपको मिलता है क्लाइंट की साइड से, ठीक। ये आपको क्लाइंट साइड से मिलता है। ये स्टेज है, स्टेज कैसे है, देखो ये बीआरडी हो गया, ये मेरा पावर बीआई हो गया। अब आपको ये बीआरडी मिलेगा तभी तो डेटा कलेक्ट करोगे। इसी बीआरडी में लिखा होता है कि आपका डेटा सोर्स क्या है और आपका टेबल क्या है, आपका कॉलम क्या है, लॉजिक्स क्या क्या बिल्ड करना है, वो सब इसी बीआरडी में होता है। तो फिर आपको डेटा कलेक्शन मिल गया, आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे। डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा कनेक्ट कहाँ से करना है, सिंपल क्या डेटा है वो सब। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास यहाँ पे ये SQL सर्वर है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू क्वेरी। ये मेरा न्यू क्वेरी विंडो है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक। यस, कंप्लीट एसक्यूएल सर्वर, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये है, अब हम जो इसमें यूज करने वाले हैं, डेटाबेस में जाएंगे, ये डेटाबेस यूज करेंगे YTDB। और YTDB में मेरे पास जो टेबल है वो है, सॉरी, यही है ना, टेबल एम्प्लॉय, नहीं ये नहीं यूज करेंगे। आई थिंक मैंने टेबल डेटाबेस रिप्लेस तो नहीं कर दिया। नहीं ये भी नहीं है। MyDB ये भी नहीं है। PBI, सॉरी, हाँ मैंने नाम चेंज कर दिया इसका, PBI, पावर BI, ठीक है। तो ये मैं जो इसमें यूज करने वाला हूँ, ये जितने भी YT है ना, YT कैटेगरिकल टेबल, YT कस्टमर टेबल, YT प्रोडक्ट टेबल, YT सेल्स, YT स्टोर, YT सब कैटेगरी टेबल, ये सारा का सारा टेबल हम लोग कनेक्ट करेंगे पावर BI से। कैसे कनेक्ट किया जाएगा वो मैं बताऊंगा जैसे मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो मेरा ये हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा मैंने देख लिया बीआरडी के हिसाब से, मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया कहाँ से क्या लाना है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा को एनालाइज करना है। देखिए डेटा एनालाइज और डेटा कनेक्शन, ये दोनों, ये डेटा एनालाइज और डेटा कनेक्शन, ये दोनों आपके ऊपर है, आप चाहे कनेक्ट करके एनालाइज करें या पहले एनालाइज कर ले। पहले एनालाइज का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी तक डेटा कनेक्ट नहीं किया अपने SQL सर्वर को पावर BI से, एंड देन मैं यहीं पे आता हूँ, मैं पहले डेटा को चेक कर लूंगा। और ये बहुत जरूरी है, मैं ये बिल्कुल सबको बोलता हूँ कि इसको जरूर करना चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम YT, क्या है मेरे पास, कैटेगरी टेबल, ये आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है पता है, चलो खैर ये तो SQL सर्वर में यूज PBI रन। अब आते हैं YT कैटेगरी टेबल, हमारे पास दूसरा डेटाबेस सिलेक्टेड था, ऊपर ट्रेनिंग का डेटाबेस यहाँ पे, इस वजह से नहीं आ रहा था, ठीक। कॉपी पेस्ट YT कस्टमर टेबल, पेस्ट YT प्रोडक्ट टेबल, पेस्ट YT सेल्स टेबल, स्टोर टेबल, कंट्रोल Z, सब कैटेगरी टेबल, ठीक। 2 3 4 5 6, ये सारा टेबल हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक। और मैं इसको करूंगा एग्जीक्यूट। अब मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट, ये जो मेरा प्रोसेस है, मैंने बोला ना एनालाइज द डेटा। एनालाइज डेटा का मतलब क्या होता है, आप एनालाइज का मतलब ये नहीं कि उसके लिए आपको टूल ही चाहिए, पावर, मतलब आपको डेटा को देखना है, डेटा क्या है, डेटा के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है, जो एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, यह इसमें से कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं कि हम लोग अपना जो है कोई भी, मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मुझे कोई विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, तो जो रिक्वायरमेंट है, जो बीआरडी में विजुअलाइजेशन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि आपको कॉलम यूज करना है, जेंडर, नेम, कस्टमर की जेंडर, नेम, सिटी, एंड देन स्टेट, एंड देन कंट्री कोड, एंड देन
कंट्री कंट्री ये सब मुझे यूज नहीं करना है। तो मतलब ये इन सब को नहीं, एंड एज। अब मुझे ये सारे टेबल चाहिए, इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है बट मुझे बर्थडे एंड जेंडर नेम ये सब एक्सक्लूड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नोट्स हम बनाएंगे कि हम इस टेबल से क्या क्या कंसीडर करने वाले हैं किस विजुअलाइजेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स अपना नोट्स नोटपैड बना लेना, क्योंकि याद नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जो भी नोट्स बनाते हो वो अपना मतलब आपके लिए आपके रेफरेंस के लिए, आपको किसी को देना नहीं है, उससे आपको याद नहीं करना होगा, आपके पास रहेगा। आप जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम वो नोट्स आपका काम आएगा। लॉजिक आपके पास होगा और उसके बेस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक, ये इजी रहेगा। अदरवाइज आप जो भी बीआरडी उन्होंने दिया है उसी को देख करके उसी के हिसाब से आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कॉलम को डिलीट करना, कॉलम को कंसीडर करना, और उसके अंदर कॉलम के नेम को चेंज करना, कोई ऐड कॉलम करना है उसको करना, रिप्लेस करना, ये सारा कुछ करना होता है। बाकी और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं। बेसिकली यू हैव अ डर्टी डेटा, यू आर गोइंग टू क्लीन दैट दोज डेटा फ्रॉम हेल्प ऑफ द पावर क्वेरी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन है, नाम तो बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसका काम वही है, अनस्ट्रक्चर डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आना, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन, एडिशनली इंफॉर्मेशन, अगर मुझे चीज़ें कॉलम का नेम चेंज करना है, या सेल्स मल्टीप्लाई बाय द क्या कहते हैं अपना प्रॉफिट वट या क्वांटिटी मल्टीप्लाई द यूनिट, जो भी है आपका, इस तरह का हम जो प्रोसेस करते से ट्रांसफॉर्मेशन करते, ठीक है। तो अब हमने डेटा को एनालाइज कर लिया अच्छी तरह से, हमने देख लिया इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन से टेबल हैं, हम कौन कौन से टेबल यूज करने वाले हैं। मेक अ नोट कि हम लोग ये टेबल यूज करेंगे। देन इसके बाद ये लॉजिक है, इस लॉजिक के हिसाब से हम ये एनालाइज करेंगे, ये कॉलम हमारी रिक्वायरमेंट है, बाकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर लेंगे। ये जरूरी इसलिए होता है, इससे आपका परफॉर्मेंस, जो भी विजुअलाइजेशन हम क्रिएट करते हैं उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। चलो ये हो गया, काम खत्म। अब हमने ये सब देख लिया, ये हो गया, तो अब हमारा स्टेप क्या हो गया, एनालाइज द डेटा एंड डेटा कनेक्शन। अब आप चाहो तो यहाँ पे पहले एनालाइज कर लो इसको, सीक्वल सर्वर में देख लो। अगर आपको सीक्वल सर्वर का उन लोगों ने एक्सेस नहीं दिया है, या आपको सीक्वल सर्वर का रूल ही नहीं है, तो आप डेटा को कनेक्ट करके एनालाइज कर सकते हैं। डेटा को कनेक्ट करके कैसे एनालाइज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक, कैसे कनेक्ट किया जाता है सीक्वल सर्वर से पावर बी। इसके बाद आते हैं सेलेक्ट मेथड इंपोर्ट डायरेक्ट क्वेरी। जब आप अपने पावर बीआई को सीक्वल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे गेट किया, सीक्वल सर्वर पे गए, मैंने अपना टेबल को कनेक्ट किया, यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस नेम डालूंगा, ठीक, एंड देन मैं यहाँ पे ये मेरा सर्वर नेम है और यहाँ पे डेटाबेस है, तो मैं डेटाबेस में कोई नेम नहीं डालूंगा। यहाँ पे पूछ रहा है इंपोर्ट या डायरेक्ट क्वेरी, तो हम इंपोर्ट क्वेरी के थ्रू जाएंगे। डायरेक्ट क्वेरी का मैं मेथड बता दूंगा कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, बट हम जाएंगे इंपोर्ट क्वेरी के थ्रू, और उसका डिफरेंस भी बता दूंगा जब हम लोग करेंगे। तो मैं उसका जब कनेक्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी में मेजर डिफरेंस क्या है। बेसिकली मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, डायरेक्ट क्वेरी में कुछ डेक्स क्वेरी आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और जब डायरेक्ट क्वेरी मेथड यूज कर सकते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है, आप उस पर कंट्रोल नहीं, देखो लाइव डेटा का कनेक्शन होता है, और डायरेक्ट क्वेरी से जब भी आप अपने पावर बीआई को कनेक्ट करते हैं उस कंडीशन में आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। उस कंडीशन में आपको ईटीएल इंजीनियर टीम जो होती है ना, हमारा ईटीएल जो बोलते हैं हम लोग, ईटीएल वही लोग ज्यादा मेजरली करते हैं, तो जो डेटा इंजीनियर टीम होती है उससे हमें उनसे हमें कोऑर्डिनेट करना होता है, कोऑर्डिनेट करके अपनी मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनको बताना होता है। हालांकि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप करने वाले हो, क्लाइंट वही ट्रांसफॉर्मेशन डेटा इंजीनियर को भी दे देता है कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है टेबल पे, तो वो बंदा पहले से ही करके आपको देता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बहुत रद्दड़ कंपनी होगी ना, वही पावर बीआई डेवलपर से सारे काम करवाती है, जिसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि दोनों बंदों को हायर कर ले। मैं आपको रियल बताता हूं, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग का टास्क ही बहुत बड़ा होता है। लोग इंटरव्यू में, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, मैं बताऊंगा, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही रद्दड़ कंपनी या जो मतलब जिनको लगता होगा कि बस गधा ले लिया हमने, एक मजदूरी करवानी है, मैं सिंपल बता रहा हूं। अदरवाइज दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई डेवलपर, इनका कोई कोरिलेशन है ही नहीं। दोनों में बहुत, डेटा इंजीनियर तो दुनिया से ही अलग है, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई डेवलपर तो चलो समझ में आता है, टैबलू डेवलपर, क्लिकव्यू डेवलपर, जो भी विजुअलाइजेशन के डेवलपर्स है, इनका तो मैं कॉम्बिनेशन को एक बार को कंसीडर कर सकता हूं कि मतलब आप एक से दो तीन चार इस तरह जा रहे हैं। लेकिन अगर आप डेटा इंजीनियर की साइड जा रहे हैं और इस वाले में, तो आप समझ लो निगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया ही बहुत अलग है। ठीक है, तो चलो ये मेरा हो गया इतना।
ठीक है, तो हमने कनेक्ट किया, तो हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेरी मेथड क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा डेटा कनेक्शन का। एंड उसके बाद हम एनालाइज कर लेंगे अपने टेबल को देख के। कैसे एनालाइज कर लेंगे जब कनेक्ट करने के बाद में, तो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड देन मैं एक कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, पावर बी प्रोजेक्ट, एक ऐसे ही नॉर्मल फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास SQL सर्वर का फॉर एग्जांपल एक्सेस नहीं है, उन्होंने दिया नहीं है, वही आप पावर बी डेवलपर हो तो हम SQL सर्वर का एक्सेस क्यों दें। बिल्कुल सही है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, डेटा को कनेक्ट करोगे और डेटा को कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आकर के टेबल में पूरा टेबल देख सकते हो। अच्छा, ये टेबल है, ये कॉलम है, एंड देन और अगर डेटा लाइव कनेक्टेड है, लाइव इन द सेंस ADF से, AWS से, क्लाउड पे कनेक्टेड है और डायरेक्ट क्वेरी पे कनेक्टेड है, देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल। एंड दैट विल बी परफॉर्म बाय ETL टीम, वो लोग करके देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन से बच जाएंगे। हाँ, ये कुछ इश्यूज आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अगर किया हुआ है प्रॉपर नहीं है और आपको अच्छा आप नॉलेज होना चाहिए, देन आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, ये आई थिंक ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो बंदा आपको गाइड करेगा। अगर उसको लगता नहीं कि हमने इस मेथड की वजह से इसको मैंने ऐसे यूज किया है, आप सजेशन दे सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में बंदा बोलेगा कि फिर वो आपको जस्टिफिकेशन देगा, नहीं नहीं इस वजह से मैंने इसको ऐसे कंसिडर किया है, देन आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया मेरा। इसके बाद आते हैं सेलेक्ट मेथड हो गया मेरा। ठीक, इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है, बेसिकली हमारे पास 2-3 टेबल है, 4, 5, 10, 15, 100, मतलब जो भी टेबल है, मोर देन 2 टेबल है, मुझे एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करना है, इस हिसाब से कनेक्ट करना है कि ताकि वो मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना पड़े और आउटपुट जो निकल के है वो भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो हम ये भी देखेंगे। डेटा मॉडलिंग का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये इधर से उधर से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसे डेटा मॉडलिंग बोलते हैं बेसिकली। और अगर इसको लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो लेमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल से कनेक्ट करना। इंटरव्यू पे भी आऊंगा तो बताऊंगा, कुछ लोग करेक्शन बोल देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो वहां पे आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डेटा लोडिंग। ठीक है, जब मैंने ये सारा कुछ कर लिया, जब मेरा कनेक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद हम डेटा को लोड करते हैं, लोड एंड अप्लाई करते हैं, तब वो आ जाता है इस तरह के विंडो के विजुअलाइजेशन पे आ जाता है। जब इस तरह के विजुअलाइजेशन पे आएगा, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमने यूज किया हुआ है, ये सब इसको बैक रिपोर्ट में जाते हैं, ये सब मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे इस वाले रिपोर्ट में। हम ये चीज आने वाले वीडियो में भी बनाएंगे और एक मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कुछ लोगों के लिए, जैसे कुछ भी बुक मार्क्स वगैरह कैसे अप्लाई करना है, वो सब वहां पे सीख लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आता है डिजाइन, थीम एंड टेम्पलेट। देखिए, थीम क्या होता है कि थीम हम जेसन फाइल से, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 रिपोर्ट है, अब सारी रिपोर्ट के ऊपर हमें एक ही फॉन्ट अप्लाई करना है, एक ही कलर अप्लाई करना है, फॉन्ट को कंसीडर करते हैं। 100% ये एक्यूरेसी नहीं आती है, बट मैं 90% कह सकता हूं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको जाना है यहाँ पे, व्यू है यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे जाएंगे और वो जो जेसन फाइल आपको देते हैं ना, थीम गैलरी में जाकर के आपको थीम यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एक तो ये ऑप्शन है, एंड एक ऑप्शन है आपका, कहाँ गया है, यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, बट हम यहाँ से लेते नहीं है क्योंकि हर बंदा अपना वायर फ्रेम लेके आता है और उसी पे, क्योंकि कंपनी के पास अपने UI और UX डिजाइनर होते हैं जो बेस्ट से बेस्ट थीम आपको डेवलप करके देते हैं, थीम बना के देते हैं। ठीक है, टेम्पलेट एंड थीम भी जेसन फाइल में लिख के देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। कहाँ गया मेरा फाइल, कहाँ है, चलो यहाँ आते हैं, नहीं यार यहीं पे आते हैं, हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो व्हाइट बॉक्स दिख रहा है ना, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक, अब देखो कैसा हो गया, ये ऐसे दिख रहा है ना, Ctrl+Z का, अभी Ctrl+Z नहीं करूंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। देखो इम्पैक्ट देख रहे हो, इम्पैक्ट दिखेगा आपको। यहाँ आते हैं, ये ले लेते हैं, देखो ऐसे दिख रहा है। ये व्हाइट वाला बॉक्स कहाँ से आ गया, वेट, ये देखो, ये कैनवस पूरा चेंज हो रहा है। थीम में क्या चेंज होगा, यहाँ पे देखो ये बॉक्स चला गया। तो ये प्रॉब्लम है कि एक बार क्या हुआ था कि मैं रिपोर्ट पे काम कर रहा था, तो उस टाइम मेरे को मतलब ध्यान नहीं था, तो देखा तो ये बॉक्स दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये बेसिकली जो जेसन फाइल उन लोगों ने दिया था ना, वहीं पे प्रॉब्लम था। जो उन लोगों ने जेसन फाइल मुझे दिया था, वो उसमें क्या था, एक लाटो करके फॉन्ट होता है, वो फॉन्ट ना किसी विजुअलाइजेशन पे काम कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा है। बेसिकली फॉन्ट को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, बट ये 100% सक्सेस नहीं है। ये आपसे इंटरव्यू में भी कोई बंदा पूछेगा, उस टाइम उसको, इंटरव्यूअर को सही होता है सही आंसर, ठीक है, तो उस टाइम उसको आप सही आंसर दे दो भाई, यही वो यही सुनना चाहता है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी 100% नहीं है। एंड ऑफ डे
देखो कौन सा क्लाइंट ऐसा चाहेगा कि यहाँ पे आप सिगोई फॉन्ट यूज, लाटो फॉन्ट यूज कर रहे हो और साइज यहाँ पे 12 रख रहे हो और यहाँ के लिए फॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा फॉन्ट यूज करोगे। अल्टीमेटली आकर के आपको अपना ही फॉन्ट यूज करना पड़ेगा, लोकल जो आप यूज करते हो। तो क्लाइंट को बताना पड़ेगा ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फॉन्ट हर जगह इंप्लीमेंट नहीं, तो फिर क्लाइंट आपको एक पर्टिकुलर फॉन्ट बता देगा, उस फॉन्ट को अप्लाई करना है। 100% वो सक्सेस नहीं है, लेकिन जेसन फाइल के थ्रू हम थीम को अप्लाई करते हैं। ये तो हमारे बाय डिफॉल्ट थीम्स वगैरह है। मैंने इसका एग्जांपल दिखा दिया, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये व्हाइट कलर दिख रहा है ना, मुझे यही दिखाना था। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ ये वाला कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये देखो व्हाइट में आ गया, ये थीम का ही इम्पैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, इसको कर लेते हैं। अब ये मेरा थीम खराब हो गया, ठीक है, चलो मुझे ये दिखाना था। यहाँ पे देखो ये चला गया ना, अभी व्हाइट में दिख रहा था। तो ये इस तरह का जब कोई प्रॉब्लम है, समझ लेना थीम का ही इशू है। तो ये सब चीजें देखनी होती है। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा ब्राउज थीम, ये रहा ब्राउज थीम में जाएंगे और ब्राउज थीम में जाकर के जो आपकी जेसन फाइल होगी वो यहाँ से आप डाउनलोड करके लेके चलेंगे। हम ये भी देख लेंगे, एक ओवरव्यू मैं दे दूंगा कैसे जेसन फाइल क्रिएट किया जाता है। चैट जीपीटी से हम करवाएंगे टाइप, ठीक है। बेसिकली जेसन फाइल में बताएंगे, उसको मैं उस टाइम दिखा दूंगा कैसे वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल आपका थीम का कॉन्सेप्ट। ये हम कंट्रोल करने के लिए हम थीम यूज करते हैं। मेरे से इंटरव्यू में पूछा था किसी बंदे ने, मतलब ऐसे इंटरव्यू का क्वेश्चन आया था तो मैंने दिया था, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन को मैंने टिक मार दिया, आंसर सही है मुझे पता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। कई बार इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लोग आपसे पूछ लेते, फिर आप सोचते यार ये तो ऐसे 100% तो श्योरिटी नहीं है, तो फिर कैसे टिक मारे भाई, उस टाइम मार दो, उसको वही सुनना है। और उसने सिस्टम के पैटर्न को भी ऐसे ही सेट किया हुआ है, तो उस टाइम टिक मार दो, ठीक है। फिर आते हैं राइटिंग अ डेक्स क्वेरी। ये सब हो गया, थीम हो गया, आपने डिजाइन थीम कर लिया, टेम्पलेट मतलब ये सारा का सारा जो डिजाइन है, कैनवास का जो डिजाइन हम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, कैसे, एक एक पॉइंट हम देखेंगे जब डेवलप करेंगे, स्प्लिट करेंगे सारी रिक्वायरमेंट को, स्प्लिट करके 1 बाय 1 करेंगे। तो ये सारा का सारा हम लोग कैसे डेवलप करते हैं ये सब देखेंगे। तो ये कैनवास आपको डिजाइन करना है। इसके बाद में जब ये सब डिजाइन हो गया, अब आते हैं, बात करते हैं विजुअलाइजेशन डिजाइनिंग का। अब फॉर एग्जांपल आपको ये विजुअलाइजेशन लेके आना है, ये विजुअलाइजेशन आपने देख लिया है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, विजुअलाइजेशन तो यही है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ एक बार। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया अपने प्रोजेक्ट में, कैसे इसको बटन को दबाओगे तो आपका ये रीसेट हो जाएगा, सब कुछ बताया हुआ है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। बेसिक से बेसिक चीज मैंने कवर किया, डॉट टू डॉट, आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, नहीं तो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये चीज, जैसे मेरा ये विजुअलाइजेशन है, आपने वीआरडी में देखा, मंथ ऑन मंथ, मंथ ओवर मंथ टोटल प्रॉफिट चाहिए और टोटल सेल्स चाहिए, और इस तरह से मुझे लाइन चार्ट बनाना है। तो जो वो लोग वायर फ्रेम देते हैं, 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें भी 90% होता है, बट ठीक है, वो कंसिडरेबल होता है, बट वो सभी के लिए होता है। ये नहीं कि कुछ फोन यहाँ पे काम कर रहा है, कुछ नहीं, 90% इन द सेंस 90%। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने बताया हुआ है वायर फ्रेम कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन कौन से मतलब एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है जहाँ से वायर फ्रेम बनाया जाता है, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये है अपना पास, ऐसे लाइन बनाना है, मंथ ऑन मंथ है। तो अब आपको ये पता चल गया, ये डैशबोर्ड बनाना है और मंथ ओवर मंथ टोटल प्रॉफिट है, टोटल सेल्स, मतलब कि आपको यहाँ पे 2 डेक्स क्वेरी लिखनी है। अब ये दोनों के दोनों डेक्स क्वेरी राइट करके एंड देन विजुअलाइजेशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये है आपका एक रिक्वायरमेंट। तो मतलब कि अब हमें यहाँ पे डेक्स क्वेरी लिखेंगे तभी तो विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, ऐसा तो पहले विजुअलाइजेशन बना लेंगे। तो पहले राइट डेक्स को राइट लिखेंगे, जो लॉजिक लिखेंगे, एंड देन उसको ड्रैग करके लाएंगे, देन इसको विजुअलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट का प्लान, जो हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं। एक बार मैं पहले बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, मतलब ये चैनल है, इस चैनल पे आपको टेबल मिल जाएगा, YT के नाम से होगा, देखो ये है ना YT SQL ट्रेनिंग, ये सब फाइल वही वही सब, मतलब आपको यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है YT के नाम से, वो डेटा का सारा कुछ मिल जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा। इस चैनल पे आप जाएंगे तो सेंट्रलाइज है, ग्लोबल स्टोर CSV। हाँ, एक चीज मैं और वो तो बताता हूँ कि मैं किसी को ना ये विजुअलाइजेशन नहीं देता हूँ, ये फाइल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो क्या होता है, मेरा मानना है ऐसी फाइल पे आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, फिर आप आना ही मत इस वीडियो पे, ये चैनल आप उन लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि क्या करोगे डाउनलोड करके। इसको डाउनलोड करने से अच्छा है आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस को फॉलो कीजिए और एक आप अपना डैशबोर्ड बनाइए, क्योंकि आपको अपने हैंड को एक्यूरेसी में लेके आना है कि कितनी अच्छी एक्यूरेसी है, कैसे अलाइनमेंट सेट करना है, ये आपको सीखना है, मुझे नहीं सीखना है। क्योंकि मेरी एक्यूरेसी है, मुझे पता है इसमें कहाँ बग्स आएंगे, कहाँ पे क्या है, मुझे मालूम है, लेकिन आपको अपनी एक्यूरेसी सेट करनी है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ही, और ये सारी चीजें याद नहीं की जा सकती हैं,
कुछ भी याद नहीं किया जा सकता, ओनली प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का सीधा सा मंत्र है, उसको बार बार रिपीट करके सेम टास्क को करना, चाहे वो आप देख के करके कर। देखो क्या होता है, अभी आता हूँ लर्निंग वाले पे, जब पॉइंट पे आऊंगा तो बताऊंगा। तो मैं ये किसी को शेयर नहीं करता हूँ, ना सीक्वल सर्वर का शेयर करूंगा, ना एक्सेल का मैं शेयर करता हूँ। फाइल दे दूंगा, सोर्स डेटा मैं दे दूंगा। इवन अगर आप सोर्स डेटा भी ले लेते हैं और अपना खुद लॉजिक बिल्ड करते हैं एंड देन अप्लाई करते हैं, दैट इज मच बेटर। बट अगर आप उसे नहीं कर रहे हैं, देन इट्स ओके, डोंट डू दिस। आई एम गोइंग टू शेयर माय डेटा, use my data. I have consolidated all data, like all type of data. Basically you can also do this, but you have to visit some multiple source like website like Kaggle and UC. There are n number of site, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, डेटा को सर्च करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बंदा सोचता है यार सारा टाइम तो डेटा में लगता है, बट कोई नहीं, आई विल डू इट। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो फिर मैं वही आपको दे दूंगा। मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा डेटा। आप उस पर कुछ भी, इमेजेस पड़े हुए हैं जो एल्गोरिदम वगैरह लिखे जाते हैं बहुत सारे, तो वो सब मेरा पड़ा हुआ है। तो मैं जो है मैंने रखा हुआ है, ऐसे नहीं मेरा गूगल ड्राइव 50 GB तक पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली। मैं परचेज मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको डेटा दे दूंगा, बट सिर्फ डेटा दे सकता हूँ। ये जो सीक्वल सर्वर में मैंने टेबल अभी आपको शो किया है, ये सारे के सारे टेबल एकदम इसी अलाइनमेंट में, फुल स्ट्रक्चर्ड में फॉर्मेट में आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में इसको इंपोर्ट करना है। इसको कैसे इंपोर्ट कराया जाता है, मैंने सीक्वल सर्वर पे वीडियो डाला हुआ है, आप वो एक्सेस कीजिएगा। मैंने सीक्वल सर्वर का वीडियो डाला हुआ है, आप चाहेंगे यूट्यूब चैनल पे मेरे, और आपको वहां पे मिलेगा कैसे, जो है आपको योर यूट्यूब स्टूडियो, सॉरी मैं चैनल में जाना है ना मुझे, तो योर चैनल, ये रहा मेरा प्लेलिस्ट एसक्यूएल सर्वर। ये रहा मेरे पास एसक्यूएल सर्वर का 7 वीडियोस है। हाउ टू इंस्टॉल इंट्रोडक्शन सीक्वल सर्वर, क्रिएट टेबल, मास्टरिंग सीक्वल सर्वर इन हिंदी, क्रिएट टेबल एंड डेटाबेस ड्रॉप, सीक्वल सर्वर ट्यूटोरियल हिंदी, सीक्वल सर्वर ट्यूटोरियल हिंदी, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। देखिए ये वाला, सही, आप इस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें है, ठीक है, मैंने इसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। हाउ टू इंसर्ट डेटा, हाउ टू इंपोर्ट CSV फाइल, हाउ टू बल्क इंसर्ट एंड इंसर्ट बाय। ये फोर्थ ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बता दूंगा किसी वीडियो में कैसे किया जाता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, तो इसको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, मतलब बताना कि मतलब ये कॉन्सेप्ट ये SSIS के थ्रू इंपोर्ट होता है, इसको छोड़ दो आप, बट ये सारे का सारा आपको देखना है। ठीक है, तो कैसे इंपोर्ट किया जाता है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आपके चारों के चारों टेबल आप आराम से इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ग्रैनुअल और बेसिक लेवल पे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई डेटा टाइप में इशू नहीं है, अगर होता है आपकी एक्सेल फाइल में या CSV फाइल में, तो आप उसको टैकल कैसे करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद भी इशू आता है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट का प्रोसेस, जो मेरा एजेंडा है, जो हम करने वाले हैं। डैक्स के लिए मैंने बताया है कि सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं सारे के सारे डैक्स, ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि मुझे डैक्स क्वेरी के लिए वीडियो बनाऊंगा, पहले 2 3 4 डैक्स एंड देन पहले बेसिक समझाऊंगा, तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट बेस पैरेलली, तब तक हम यहाँ पे डिजाइन भी करते रहेंगे, थीम भी करते रहेंगे, तो ये सारी चीजें पैरेलली चलेंगी। बट ये है कि आपको सीखने को बहुत मिलेगा, और तब तक मैं और भी बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन जितना गैदर कर सकता हूँ, जितना मुझे को याद हो सकता है, मेमोराइज कर सकता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें कंसोलिडेट करके देन आपके पास टेबल पे रख दूंगा। ठीक, ये था ओवरऑल मेरा ये एजेंडा। अब हम आते हैं इंटरव्यू टिप्स एंड प्रोसेस। देखो इंटरव्यू टिप्स क्या होता है, बेसिकली मुझे एक्सेल फाइल ओपन करते हो। क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू का पहले प्रोसेस बताता हूँ, इंटरव्यू क्या होता है। पहले क्या होता है कि आपके कंसल्टेंसी कॉल करता है, देखिए इनिशियल कॉल होता है, जिसे हम बोल सकते हैं इनिशियल कॉल होता है। ठीक है, एक आपके पास इनिशियल कॉल होता है, और ये कॉल हो सकता है किसी के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू हो सकता है। ठीक है, इनिशियल कॉल बाय HR और कंसल्टेंसी। ठीक है, दोनों में से किसी के साथ हो सकता है, आपको कोई भी कॉल करेगा। पहली चीज, अगर कंसल्टेंसी ने आपसे पैसा चार्ज किया है, दैट मीन फेक। इफ आस्क मनी, 100% फेक। इसलिए अभी TCS में ऐसा हुआ था, आप लोगों ने न्यूज़ अगर सुना होगा, तो कंसल्टेंसी ने वहाँ के मैनेजर डायरेक्टर से, जिनसे भी उनका अप्रोच हो सकता था, उनसे कनेक्ट करके बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर करवा दिया था।
तो टीसीएस ने क्या किया, उन डायरेक्टर्स को भी निकाला, जिन एम्प्लॉय को हायर किया गया उनको थ्रो आउट किया, एंड देन उस कंसल्टेंसी को भी परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। ठीक, अब उनकी रेपुटेशन ऑब्वियसली दूसरी कंपनी भी उनको जल्दी रिकमेंड नहीं करेगी, हालांकि वो लोग नाम चेंज करके दूसरी कंपनी खोल लेते हैं, ये तो इंडिया में चलता है, बट फिर भी रेपुटेशन तो जाती है ना। बट वो कंसल्टेंसी देख, अब इसमें लॉस किसका हुआ, जो डायरेक्टर जिसकी जॉब गई उसके तो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी जॉब चलेगी भाई टीसीएस से, और जो बंदे हायर हुए थे, पैसा लेकर के हुए थे, कैसे हुए थे हमें नहीं पता, लेकिन उनकी भी जॉब गई। कंसल्टेंसी का कोई नुकसान नहीं होगा, वो क्या करेगा, अपनी कंपनी का नाम चेंज करेगा, प्रोप्राइटरशिप किसी और को देगा, और दोबारा टीसीएस में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, टाई अप कर लेगा, प्रोसेस उसे पता है। ठीक, तो लॉस उन दोनों का हुआ, उसको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और जो वहां से निकाले गए उनको भी बताना पड़ेगा हम पैसा दे के गए थे, या जो भी है वो उनका अपना कंसर्न है, कैसे जाएंगे, बट ये प्रोसेस है। ठीक, पहला स्टेप। तो ऐसी कंसल्टेंसी से दूर रहना आपको। ठीक है, कंसल्टेंसी में भी आपको दो तरीके के लोग कॉल करते हैं, एक होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज होता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, एंड देन उस बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन वो आपके सीवी को भेजा जाता है कंपनी की साइड में, एंड देन कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद में कंपनी की तरफ से एक फॉर्मल मेल आता है, एंड देन होती है स्क्रीनिंग। और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जो स्क्रीनिंग है ये जरूरी नहीं है, ये कई बार होती है, कई बार डायरेक्टली आपकी कॉल जो है टीम पे कनेक्ट कर, मतलब जो है इनवाइट भी वीडियो लिंक भेज दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड जिसे बोल सकते हैं हम R1, जिसे बोलते हैं हम R1। R1 में क्या होता है, आपका टेक्निकल होता है, ठीक, देन होता है R2, ये भी टेक होता है, बट कोई बहुत बड़ा नहीं, क्वेश्चन यही अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट का होगा, जिसमें इतने क्वेश्चन पूछ लेगा, वही क्वेश्चन यहाँ पे सेम हो जाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे सेम हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं R3। R3 जो हमारा राउंड होता है मैनेजर। इसके बाद हम आते हैं R4, ये होता है मेरा फाइनल सिलेक्शन। अगर ये सारा का सारा क्लियर हुआ है तो पहला राउंड आपने क्लियर किया, स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग कंडीशनल है, स्टार लगा देता हूँ, स्क्रीनिंग कंडीशनल है, बट आजकल ये प्रैक्टिस में हो रहा है। एक बंदा स्क्रीनिंग करेगा, स्क्रीनिंग करने के बाद, स्क्रीनिंग क्यों किया जाता है, बेस्ड ऑन दैट स्क्रीनिंग दे विल डिसाइड दिस गाय इज परफेक्ट फॉर दिस रोल और नॉट, और वी शुड मूव फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस और नॉट। तो ये वो लोग डिसाइड करते हैं, तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्क्रीनिंग अच्छी है, देन आपको R1, अब एक्चुअल राउंड 1, इसको हम R1 नहीं कह सकते, ये तो एक शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है, ये कह सकते हैं, ये हमारा शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है। बट इसके बाद होता है टेक्निकल राउंड 2, ये कई बार स्किप भी हो जाता है। देखो, जो यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। ये दोनों भी ना गूगल करके आए हैं, ये दोनों भी ना गूगल करके आए हैं। मैं वही चीज बता रहा हूँ, जब आप कोई चीज सीख रहे हैं, कभी भी कोई चीज रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी सर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल शर्म नहीं करना है, आराम से गूगल, चैट जीपीटी, जो भी ऑप्शन है आप यूज कर सकते हैं, बेधड़ल्ले से कीजिएगा, क्योंकि सब यही करते हैं सिस्टम के अंदर। आईटी में गूगल नहीं रहेगा तो चाहे वो IITian क्यों नहीं होगा, उसकी भी नौकरी चली जाएगी, सबको करना है, और ये मैंडेटरी है, समझ लो। तो ये भी गूगल करके आते, तो ये कोई भगवान नहीं है, इनको कहीं गॉड मत समझ लेना। ये यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इस साइड में इंटरव्यू ले रहे हैं, इस साइड में कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे किसी को कि भैया अब कंपनी में अप्रेजल नहीं हुआ, सैलरी नहीं है, तुम्हारे ही भाई हैं। ठीक है, यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं इस साइड में, और यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, CV भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रुथ है इंडस्ट्री की, चाहे ये डायरेक्टर लेवल का बंदा हो, चाहे ये मैनेजर लेवल का बंदा हो, कर सब वही रहे हैं। फर्क इतना है, डायरेक्टर की थोड़ी जॉब जल्दी एक तो मिलती नहीं है, और जल्दी जाती भी नहीं है। जल्दी इसलिए नहीं जाती हैं, वो अपने बलि का बकरा अपने जूनियर पे कर देते हैं, और जल्दी मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी कंपनी में 50 डायरेक्टर थोड़ी जरूरत होगी। अगर रिक्वायरमेंट हुई किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एक की रिक्वायरमेंट है, तो उस एक डायरेक्टर की पोस्ट के लिए 50-100 लोग फॉर्म भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो वहां पे कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर वहां पे थोड़ा सा अप्रोच चलता है, थोड़ी जान पहचान चलती है, थोड़ा नॉलेज चलता है, ये सब करके हो जाता है। लेकिन प्रोसेस यही है, करना सबको वही है। देखो, एम्प्लॉय जो सांप होता है ना, चाहे वो पानी में रहे, चाहे अमेजोन के जंगल में, उसकी फितरत वही रहती है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से वो एक्ट करता है। पानी वाला काट लेता है, उसमें जहर नहीं होता, पॉइजन नहीं होता, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। जो अमेजोन के जंगल में है वो एकदम ओपन होता है, वो पानी में नहीं रहता है, जंगल में रहता है, वो बाइट कर लेगा, आप मर जाएंगे। लेकिन फितरत वही है। तो जो एम्प्लॉय नाम का वर्ड है ना, फितरत वही है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो,
चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कंपनी का सीईओ हो। कहते हैं ना, बंदर सब कुछ छोड़ देगा, गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। वही कहानी, चोर हर चीज चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। तो एम्प्लॉय की फितरत, सोचने का तरीका एम्प्लॉय जैसा ही होता है। अदरवाइज अगर वो एम्प्लॉय जैसा ना हो तो सब लोग एम्प्लॉय ना बने। कितने लोग अपने बिजनेस में जाते हैं 50-60 साल के उसमें आते हैं, नौकरी कर रहे हैं 25 साल से, पूरे 40 साल के गैप में वो इतना प्लान नहीं कर पाते कि यार मुझे इस एज के बाद एग्जिट करके मुझे कुछ अपना सेटअप करना है सो दैट मैं किसी को जॉब दे सकूं। ऐसे नहीं होता है, तो उनकी फितरत वही रहती है। तो मेरा कंक्लूजन यह है, यहाँ इंटरव्यू ले रहा है और यहाँ ये इंटरव्यू दे रहा है। हो ना हो ऐसा हो कि जिस दिन कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इसमें से आधा बोल दे यार कहीं है तो बता। ठीक, तो ये भगवान नहीं है, इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। बस इनका आंसर दो, सिलेक्शन करवाओ, जॉब करो, कहानी खत्म। ठीक है, ये देखो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एक ही रिश्ता होता है, यूज एंड थ्रो का। एम्प्लॉयर आपको यूज करके थ्रो कर देती है, आप एम्प्लॉयर को करते हो। वो आपको पैसा दे रही है, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपको पैसा दे रही है, और कोई रिश्ता उस्ता नहीं होता। ठीक, आ गए हैं थर्ड राउंड पे। ये मैनेजर वो मैनेजर होता है जिसके लिए आप काम करते हो, जिसकी टीम में आप काम करते हो। ठीक, कई बार वो नहीं होता तो किसी को अपॉइंट कर दिया जाता है, मैनेजर तो मैनेजर ही होता है। तो वो आपसे आपका एटीट्यूड चेक करता है, वे ऑफ टॉकिंग चेक करता है, आपका अप्रोच चेक करता है, बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। मे भी हो सकता है कुछ टेक्निकल भी क्वेश्चन पूछ ले। एक चीज ध्यान रखना है, जो यहाँ पे सॉल्यूशन बताया है, जो यहाँ पे आपने बताया है, वो सारा मैच करना चाहिए। मैच करे तो अच्छा है, 100% नहीं होता बट 90% मैच करे तो अच्छा है। ठीक, इसके बाद जब यहाँ पे आपका फाइनल होता है तो ये बंदा आपको बोल देता है सर दिस इज अ परफेक्ट पर्सन, आप यहाँ पे एचआर के पास मूव कर दिया जाता है। एचआर का दो ही काम होता है, अगर ये पोजीशन 15 लाख के पैसे पैकेज के लिए है, बजट, कंपनी का बजट अगर 15 लाख है, तो एचआर क्या सोचता है, इसको 10 में ही फुलफिल कर दें। क्यों? क्योंकि जब अप्रेजल का टाइम होता है तो यही एचआर बोलता है कंपनी से कि मैंने आपका यहाँ पे 5 लाख रुपए बचाया है कॉस्ट कटिंग, तो कम से कम इसमें से कुछ तो दो। सोचो अगर इस, हालांकि ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर चांस होता है 15 में से 10 दे दे, लेकिन हाँ 15 में से तो 13-14 तो कर ही लेते हैं। इसलिए कभी भी देख लेना, कंपनी हमेशा क्या पूछती है, एक्सपेक्टेशन। कंपनी कभी बोलती है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन में लोग होंगे जो कहते हैं भाई मेरा बजट ये है, आप जो है मुझे, मेरा बजट ये है और मुझे इसी के अंडर में एम्प्लॉय चाहिए। आप जाके चाहे टीसीएस, डिलॉयट, केपीएमजी जिस मर्जी का देख लेना, वो अपना बजट कभी नहीं बताती है। अदरवाइज बंदा बोलेगा ये बजट है तो मैं इसी पे जाऊंगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, कंपनी कभी अपना बजट नहीं बताती, दूसरों का बजट पूछती है। दूसरी चीज ये है ट्रू, इंडस्ट्री की सच्चाई है भाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, देन आप आ जाते हो इस मैनेजर के पास, आप काम करते हो, आपको एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट में काम करते हो, मस्त मजा आ रहा है, नौकरी आपकी लग गई है। ठीक, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। देखो, आपने क्या किया, इंटरव्यू, फर्स्ट एक इंटरव्यू दिया ए कंपनी में। ठीक, ये सारा प्रोसेस हो गया, सारा प्रोसेस हो गया, एक इंटरव्यू दिया, इसने क्या बोला आपको, ये आपको फीडबैक जो है ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फाइनल राउंड तक, कुछ लोग आपको फीडबैक, जैसे हाँ चलो यहाँ आ गए, यहाँ पे अगर आपको फीडबैक मिल जाता है कितनी देर में, विद इन 4 आवर। मैं इससे ज्यादा कंसिडर, इससे ज्यादा मैं किसी को चांस नहीं देता हूँ, मेरा रूल है विद इन 4 आवर के अंदर अगर आपको फीडबैक मिल जाता है तो आप समझ लेना आप सेकेंड राउंड के लिए फीडबैक, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक देते हैं, अगर पॉजिटिव देते हैं तो आप सेकेंड राउंड के लिए मूव कर रहे हो। आर मतलब सेकेंड राउंड, R2। ठीक है, ठीक, R2 के लिए आप मूव कर रहे हो जब यहाँ पे आपको फीडबैक मिल गया। अगर 4 घंटे के अंदर आपको फीडबैक नहीं मिलता है तो देन आप यहाँ पे गिव अप कर जाओगे, बाय डिफॉल्ट आपको गिव अप कर जाना है, अदरवाइज आप ट्रैप में फंस जाओगे। ट्रैप में कैसे फंसोगे मैं बताता हूँ, आप इसके फीडबैक नहीं मिला, आप वेट करोगे, मैंने ऐसे बहुत इंटरव्यू दिए जिनका फीडबैक आज तक नहीं मिला है। ठीक है, आप यहाँ ट्रैप में फंस जाओगे, आप इनका वेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये इंटरव्यू बहुत अच्छा गया आपका, बट इन्होंने ये फीडबैक 4 घंटे का बोल रहा हूँ, ये फीडबैक अगले दिन भी होता है, कई बार अगले दिन भी आता है, जैसे फ्राइडे को आपने दिया, सैटरडे संडे छुट्टी हो गई तो मंडे को आपको फीडबैक आ जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब 7 से 8 बजे करीब में आपने इंटरव्यू दिया है, शाम में या नाइट में। लेकिन अगर आपने 2-1 बजे दिया है तो शाम तक आपके पास एक मेल आ जाना चाहिए ऑफिशियली कि आप सेकेंड राउंड के लिए मूव हो रहे हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट प्रोसेस विद यू, ये भी मेल आता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको सेम डे आपको इसका रिजल्ट मिल गया है, अब आपको सोचना है किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इंटरव्यू दिया। देखो मैं जो बता रहा हूँ
ये मेरा एनालिसिस है, ये 99% यही प्रोसेस चलता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग जो एचआर में हैं और मैंने टॉप मैनेजमेंट से लिंक होके काम किया है, तो मुझे मालूम है कैसे होता है। यहाँ पे होता है फीडबैक का खेल। अगर इसने दे दिया सेकेंड राउंड के लिए 4 घंटे के अंदर, देन आप रेडी हो सेकेंड राउंड के लिए। बट फिर भी आपको यहाँ पे शांत नहीं बैठना है, आपको अपना एप्लीकेशन कीप अप्लाइंग, हर जगह जहां मिले, लिंक्डइन, naukri.com, हर जगह आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में अगर यहाँ पे फीडबैक मिल गया सेकेंड राउंड का, देन गुड। और ये भी फीडबैक का यही प्रोसेस होगा विद इन 4 आवर। इससे ज्यादा मैं टाइम देता नहीं किसी को। विद इन 4 आवर आपको मिल गया, तो आप जा रहे हैं राउंड 3 के लिए। ठीक, ये भी फीडबैक आपको मिल गया ऑन द स्पॉट, देन आप जा रहे हैं, इसको 4 घंटे के अंदर आपको मिल गया, तो देन आप जा रहे हैं सिलेक्शन की प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, देखो ये कंपनी टू कंपनी वेयर करती है। यहाँ पे ग्लिच ये है, इसने आपका 40 मिनट लिया, अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट ये लेगा इंटरव्यू में। ठीक, अप्रोक्सीमेटली 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट लेगा। ठीक, और ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट लेगा। इससे कम क्या ही लेगा ये बंदा, अरे 40 भी हो सकता है। ठीक, आपने टोटल स्पेंड किया 1 आवर 15 मिनट। ठीक, 1 आवर 15 मिनट आपने टोटल स्पेंड किया। यहां पे फीडबैक हो सकता है डिले। क्यों डिले होगा? ये आपका इंटरव्यू थोड़ी ले रहा है, ये और 4 बंदों का इंटरव्यू ले रहा है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे तो ये चारों बंदों में से प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन वाला सीन करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कौन सा सही है, उसको लिया जाए। या फिर कोई ऐसा बंदा कैंडिडेट है जो आपके साथ ही इंटरव्यू दे रहा है, बट उसने बोल दिया कि मैं जो नेक्स्ट राउंड दूंगा, आपका ये समझ लो सेम डे तो होगा नहीं, ये फर्स्ट राउंड आज हुआ तो सेकेंड राउंड के बीच में कल परसों लगा लो, डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी जल्दी फुलफिल करना चाहते हैं। हफ्ता भी होता है, 15 दिन भी होता है, तो ये सब करने में आप लगभग 15 दिन मान के चलो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और कभी कभी 5 दिन में भी हो जाता है, डिपेंड करता है तो कंपनी टू कंपनी। तो मैं मान लेता हूँ 5 दिन में आपका ये हो गया। लेकिन आपके ही साथ एक बंदे ने और इंटरव्यू दिया। अब वो बंदा क्या बोल रहा है कि मैं ना आज अवेलेबल नहीं हूँ, कल दे सकता हूँ इंटरव्यू। आपने मंडे को दिया, वो बोला मैं वेडनेसडे को दूंगा। तो ये लोग उस बंदे का इंटरव्यू का वेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा गया है, ठीक, लेकिन इस कंपनी के लिए ना आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको लगता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि इसके पास ऑप्शन है, बहुत सारे बंदे और भी बंदे लाइनअप पे। ये जो बुधवार वाला बंदा है ना, वेडनेसडे वाला, उसका इंटरव्यू लेगा एंड देन डिसाइड करेगा ये आपके साथ जाना चाहता है या उसके साथ जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे को इंटरव्यू दिया, मंडे को, ठीक, इसके बाद में बंदे ने इंटरव्यू दिया वेडनेसडे को। ठीक, दोनों के बीच में गैप हुआ। ऑलरेडी 15 दिन से आप इंटरव्यू देते आ रहे हो, मतलब 5-6 दिन स्पेंड, 5 दिन मान लेते हो स्पेंड करके दिए। इसके बाद में क्या होगा, ये लोग फाइनलाइज करेंगे फ्राइडे तक, या फिर बहुत वर्स्ट सिचुएशन होगा सेम डे। बहुत वर्स्ट सिचुएशन हुआ सेम डे, तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन हुआ। अब सेम डे इसने, अब आपने क्या किया, इंटरव्यू बहुत अच्छा था, आपने अप्लाई करना बंद कर दिया। यहां पे इसने बोल दिया, इस बंदे ने कह दिया रिजेक्टेड, यहां हो गया आप रिजेक्टेड। आपका तो चूतिया कट गया। इस वर्ड का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। ठीक है, गूगल कर लेना चाहे तो। आपका तो कट गया। अगर ये बंदा सेम डे आपको 4 आवर में या सेम डे या नेक्स्ट मॉर्निंग बोल देता है, तो फिर आपका टाइम बच जाता ना भाई, आप कहीं और अप्लाई करते। आप तो कॉन्फिडेंट थे कि आपने अपना 100% दिया, और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट होना बनता भी है। फर्स्ट राउंड आपने अच्छा दिया, सेकंड दिया, थर्ड भी अच्छा, मतलब उसी फ्लो में थर्ड भी गया, और उसके बाद आपको पता चलता है कि रिजेक्टेड। और ये पता चलेगा आपको सेम डे इवनिंग तक, वैसे होगा नहीं, थर्सडे को पता चलेगा। आपका तो कट गया। ठीक, एक सिनेरियो ये बनता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आपका तो अच्छा गया, तो आपने सोचा यार ये कंपनी भी ठीक है, क्या बार बार हर जगह इंटरव्यू देना, इसी में अपना सिलेक्शन करा के चले जाते हैं। ठीक, आपका कट गया। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, कोई बताएगा नहीं, समझ में आ जाएगी पूरा कॉन्सेप्ट इंटरव्यू का। ठीक, अब यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे तो आपका गया कट। अब आप 15 दिन तक ये पूरा होल प्रोसेस को मैं 5 दिन लेके चलता हूँ, सॉरी 5 2 7 दिन, 7 दिन आपने 7 डे आपने स्पेंड किया इंटरव्यू पे। नाउ अगेन गारंटी नहीं है 7 डे, अब 15 डे भी हो सकता है। 5 से कम नहीं हो, 7 से कम नहीं हो, याद रख लेना। अब 15, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे भी होता है, ये 7 के 10 भी जाता है, लेकिन मैं 7 मान लेता हूँ, बहुत वर्स्ट। अब 15 डेज लग जाएगा। आपका कितना गया, 15, 5 20 2 22 22, राइट। तो मतलब अब आप 22 डेज डिले हो गए फॉर ज्वाइन। अब आप 22 दिन डिले हो गए, अभी दूर दूर तक कोई जॉब नहीं है आपके हाथ। बताऊंगा कैसे टैकल करते हैं ऐसी सिचुएशन को, वही बताऊंगा।
अब आप 20 डेज डिले हो गए। डिप्रेशन में नहीं जाना है जिसके पास जॉब नहीं होगी। मैं ये भी बताऊंगा आप प्राइवेट जॉब में कैसे अपने आप को सिक्योर करते हैं, ठीक, उसका वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। अब आप हो गए 20 डेज डिले बॉस, मतलब 1 महीना गया। 26 दिन का महीना होता है, 24 दिन का, 6 दिन की छुट्टी हो जाती है सैटरडे संडे, इफ वी आर गोइंग टू ऐड, तो 24 दिन का होता है, तो आपका 1 महीना गया। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको क्या प्ले करना है, यहाँ पे आपको अपना कोई इमोशन नहीं रखना है, ना ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ना ये रिश्तेदार है, ना ये रिश्तेदार है, ना ये रिश्तेदार है। एवरीवन प्लेइंग देयर गेम, सिंपल। और यहाँ पे बोलते हैं इंटरव्यूअर का लैक ऑफ द नॉलेज। अगर आपने 1 घंटा 115 मिनट स्पेंड करने के बाद आप 4 घंटे के अंदर डिसीजन नहीं ले सकते, वी शुड गो विद दिस कैंडिडेट और नॉट, तो ये बंदे एलिजिबल ही नहीं है इंटरव्यू के लिए, नॉट एलिजिबल। या फिर ये बंदे एलिजिबल नहीं है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है इनकी कैपेबिलिटी पे, ठीक, यहाँ पे उठता है क्वेश्चन इनकी कैपेबिलिटी पे। अगर आप 115 मिनट स्पेंड करने के बाद आप जो है 4 दूनी 8 12 घंटे के अंदर आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, या 7 डेज के अंदर ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे इस बंदे के साथ जाना है तो या नहीं जाना है, यहाँ पे ये बंदे कैपेबल नहीं है इंटरव्यू के लिए। ऐसे बंदों को इंटरव्यू से, और इंटरव्यू में 2 चीजें होती हैं, ये जो फर्स्ट राउंड होता है कई बार तुम्हें बच्चे मिल जाएंगे इंटरव्यू लेने के। फॉर एग्जांपल यू हैव अ 7 ईयर एक्सपीरियंस और ये बंदा आ रहा है 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर के, और फालतू के क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, और उसके बाद भी इसको पसंद आए कि यार ये बंदा सही नहीं है, सरनेम इसका कुछ है, रिलीजन है, ये है वो है, रिजेक्टेड। देखा है मैंने, ठीक है। कई तो ऐसे हैं आकर के को, मैं जब इंटरव्यू देता था कई लोग ऐसे होते थे आकर के यहीं पे क्वेश्चन फ्रेम करते थे। अगर इनमें से किसी बंदे ने ऑन कॉल इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू कर दिया, आप सोच लेना आप रिजेक्टेड हो, क्योंकि ये खुद ही प्लान नहीं है, इनका खुद का ही कोई प्लान नहीं है कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछना है इंटरव्यू में, क्या नहीं पूछना है। इनकी खुद की कोई प्रिपरेशन नहीं है। आप ये सोच लेना आप रिजेक्टेड हो 90%। 10% अगर वो आपको रख लेता है तो अच्छी बात है, बट 90% रिजेक्टेड हो। और ऐसे बंदों के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। इसीलिए क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, मोर देन 50 इंटरव्यू लिया है। जिस हिसाब से मैं इंटरव्यू देने की प्रिपरेशन करता हूँ ना, उसी हिसाब से मैं इंटरव्यू लेने की प्रिपरेशन करता था। प्रॉपर एक्सेल शीट बनाता था, क्वेश्चन प्रिपेयर करता था, क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर अपनी नॉलेज के हिसाब से नहीं, अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कितना मेरे लिए मतलब ठीक है कि मैं इस बंदे को रख सकता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये आप रिजेक्टेड हो अगर उस बंदे ने वहां पे, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी कंपनी के साथ मैंने इंटरव्यू दिया था, LTI के साथ दिया था और एक EY के साथ दिया था, बहुत सारी कंपनी के साथ इंटरव्यू दिया। एक ने तो बोल दिया यार मैं क्वेश्चन भूल गया, मैं क्या पूछना है, मैंने उसी टाइम गिव अप कर दिया, मतलब बस हो गया मेरा। ये सब कॉल पे आते थे और क्वेश्चन फ्रेम करते थे। अब क्वेश्चन फ्रेमिंग में क्या होता है, अगर आपने वेल प्रिपेयर नहीं किया हुआ, अगर सामने वाले ने एक्सपीरियंस बंदा है, नॉलेज अच्छा खासा है, और बिल्कुल उसे डर नहीं है ना, उसने 2 क्रॉस क्वेश्चनिंग मांग दिया ना, तो आप भूल जाओगे। और मेरे साथ यही हुआ था। मैं EY में इंटरव्यू दे रहा था, मैं कंपनी तो नाम ले रहा हूँ, कोई अहमद करके बंदा था, वो कॉल पे आया तो मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, वो इरिटेट हो गया। और यही LTI में हुआ था, वो इरिटेट हो गया कि मतलब मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों कर रहा है। तो तब मैंने तुरंत उसका बंदे का प्रोफाइल पैरेलली मतलब लिंक्डइन पे मैंने ओपन किया, देखा तो उसको अभी रिसेंटली 2-3 साल हुए थे एक्सपीरियंस, तो मैं समझ गया मैच्योरिटी नहीं है तो क्या इंटरव्यू लेंगे। तो इन द सिस्टम क्या होता है, ये लोग मैच्योरिटी नहीं देखते कि यार मैं जिस बंदे को भेज रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि मैंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछा और आप 4-5 क्वेश्चन मतलब आंसर दे पाए और बाकी का आपने एक वर्क अराउंड दे दिया, तो बंदा ऑब्जर्व कर लेता है, हाँ नहीं ठीक है पोटेंशियल है इस बंदे में। और कुछ लोग होते हैं भाई 5 पूछा है, 5वां आना चाहिए तभी रखूंगा मैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको प्ले करना है गेम, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, बिग नो, ये रेड कलर का मैं दे देता हूँ यहाँ पे, किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक। जब आप यहाँ पे पहला राउंड दे रहे हो, पैरेलली आप इंटरव्यू तब तक देते जाओ जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक आपको इंटरव्यू देना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक। ये नहीं कि एक अच्छा गया तो सब हो जाएगा, नहीं, आपको तब तक इंटरव्यू देना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। फिर अब क्वेश्चन आता है, अगर सिलेक्शन हो गया और यहाँ पे बोल दिया रिजेक्टेड नहीं हो सिलेक्टेड, ठीक, इन्होंने बोल दिया सिलेक्टेड, टाइम सेम है, सेम डे, इन्होंने सिलेक्टेड बोल दिया, और उससे पहले भी आपकी पाइपलाइन में भी है, आप वहां से भी हो गए सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें देखनी है, पहली चीज सबसे पहले ऑफर आपको किसने दिया है, दूसरी चीज कंपनी कौन सी अच्छी है, रिव्यू मिल जाते हैं, तीसरी चीज तब आना पैकेज पे।
क्योंकि सर्वाइवल कंपनी में बहुत ज़रूरी है। तो यही लोग अगर आपको कंपनी में परेशान करेंगे, यही लोग अगर आप 6-7 महीने, 8 महीने में कंपनी छोड़ चले जाएँगे, यही लोग आपसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि जो है आपने जो है 6 महीने में जॉब क्यों छोड़ गए? यही बंदा पूछेगा। ये नहीं सोचेगा कि यार हमारी कंपनी का कल्चर ही साला ऐसा था तो बंदा जाएगा ही छोड़ के, या मैं ही ऐसा था। यही लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब यहाँ पे सिलेक्शन होता है, अब यहाँ पे थोड़ा-सा इमोशनल अटैच हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, एचआर या कंसल्टेंसी वाले बहुत अच्छे होते हैं। मतलब एक हम्बल टाइप के होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ लोग होते हैं। तो थोड़ा-सा इमोशन अटैच हो जाता है यार, इस बंदी को मना करूँगा। तो वहाँ पे सिंपल बोलना, मैम देखिए, आपने मुझे ऑफर दिया है आज, इंटरव्यू मैंने दिया था 2 दिन पहले और उससे पहले भी मेरे पाइपलाइन में था और मेरे पास जो फर्स्ट ऑफर आएगा तो मैं उसी को सबसे पहले कंसिडर करूँगा। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट एम्प्लॉय ढूँढने के लिए आप 10 रिज़्यूमे छाँट सकती हो, 10 इंटरव्यू ले सकते हो और 1.5 घंटा 2 घंटा स्पेंड करने के बाद आप 4 घंटे में डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो मैं अपने लिए क्यों एक अच्छा कंपनी नहीं ढूँढ सकता, उसके लिए क्यों नहीं टाइम दे सकता? और अगर इसने बोल दिया सेलेक्टेड और आपका कोई पाइपलाइन में है, जैसे इसने वेट करा है, आप ऐसे इसको बोलो कि मैं 5 दिन बाद या 10 दिन बाद जॉइन करूँगा, सिंपल। आप जब ऐसे बोलोगे मैं 5 या 10 दिन बाद आप जॉइन करूँगा, तो उसमें क्या होगा, सेकंड ऑफर जैसे आएगा देन उसके बाद आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैम देखिए, बहुत ही पोलाइटली मैंने इंटरव्यू दिया, आपने पूरा टाइम लिया अपने लिए, एक अच्छा कैंडिडेट ढूँढने के लिए। तो मैंने भी आपसे 5 दिन लिया, 6 दिन लिया जॉइन करने के लिए कि मुझे भी कहीं से पाइपलाइन में थे, बहुत थे, तो मुझे ये भी देखना था कि मैं भी सेम प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, तो मुझे भी एक अच्छा ऑर्गनाइज़ेशन ढूँढना था और अच्छा पैकेज देखना था। तो वो लोग उन लोगों ने मुझे ज़्यादा ऑफ़र कर दिया। तो अब मैं उनके साथ मूव करना चाहता हूँ, मैं कंटिन्यू करना पड़ूँगा। जो राइट आपको है, वही राइट मुझे भी है। क्योंकि यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, सब कोई अपना-अपना खेल खेल रहा है। ये ज़ीरो टॉलरेंस है, एक क्वेश्चन गलत रिजेक्ट कर देगा। एक क्वेश्चन गलत रिजेक्ट कर देगा। ज़रा-सा एटीट्यूड प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इसको समझ नहीं आएगा, रिजेक्ट कर देगा। चाहे क्वेश्चन ही ना समझ में आए इसको, रिजेक्ट कर देगा। जब ये रिजेक्ट कर देगा तो ये बेचारी क्या ही करेगी? ये तो वैसे ही हेल्पलेस है, इसका काम ही पैसा बाँटना है। इसको तो बोला ही है कॉस्ट कटिंग के लिए। और यहाँ पे अपना वही स्टैंडर्ड, जैसे अभी कोई मेरे को बोलता है कि भाई कितना ऑफर है? तो मैं सीधे बोलता हूँ, भाई मार्केट स्टैंडर्ड 30 टू 35 दे दो, सिंपल। जब आपके हाथ में कोई ऑफर नहीं आ जाए, ऑफर है तो बोल दो ये मुझे मिल रहा है, आप इसको मैच कर दो, इससे ऊपर दे दो। उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको रख लेंगे। तो ये है ओवरऑल इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट। कैसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे लोगों को, और हाँ, फायर, ये तो बताया नहीं मैंने। देखो, जो कुछ कंपनियां होती कहती है कि मैंने 100 बंदे निकाल दिए, ठीक, ओपनली बोल देती है, ले ऑफ कर दिया, दैट्स ग्रेट। कुछ कंपनियां होती है अपनी रेपुटेशन ना खराब हो, उनको क्या बोलती है, लोगों को डाल देती है पीआईपी में। मैं था एक कंपनी में, तो उसमें क्या था कि मेरे साथ के बंदे को प्रोजेक्ट ही नहीं मिला 6-7 महीने तक। बड़ी कंपनी थी, बिग 4। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, बंदे को जो है पीआईपी में डाल के निकाल दिया। ऐसा होता है। उससे 2 फायदा होता है, मार्केट की रेपुटेशन बनी रहती है, कल को बोला जाएगा तो आपको बोल दिया जाएगा पीआईपी में। पीआईपी में जाने का मतलब ये होता है परफॉर्मेंस के लेके होता है। तो जब आपको पीआईपी बोलते हैं कि आपको 3 महीने के अंदर जितने दिन का नोटिस पीरियड होता है 3 दिन के लिए पीआईपी में डाला जाता है। आपको परफॉर्मेंस ठीक करना होता है, जो कि आपके आप पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो इतना डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे पढ़ने के लिए, चांसेस 95% है आप क्लियर नहीं कर पाओगे। वो इतना डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने और सीखने के लिए दे देंगे। 95% है आप नहीं कर पाओगे, 5% चांसेस है आप कर लोगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही थोड़ी पढ़ना है, उसके साथ-साथ आपको प्रोजेक्ट भी करना है। और एंड ऑफ डे क्या होगा, जब पीआईपी खत्म होगा और आपको लगता है कि उनको, वो आपको बोल दें ये सारा खेल इसके ऊपर है, जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है, इसके ऊपर है, ठीक? यही करेगा। ये बोल देगा डन, तो डन। यही आपको एचआर के पास भेजेगा। और एचआर का रूल होता है, जो हायर करता है, वो फायर नहीं करता है, ठीक? हायर करने वाला अलग बंदा होता है, सैलरी बार्गेनिंग करने वाला बंदा अलग होता है, एंड देन फायर करने वाला बंदा अलग होता है। ये याद रख लेना। क्योंकि ताकि आप किसी को मतलब कनेक्ट ना कर पाओ, भाई तुमने ये कहा था, तुम नहीं, आपका कनेक्ट खत्म, वो मिलेगा ही नहीं तुमको, और मिलेगा तो एंटरटेन नहीं करेगा, सॉरी धीरज, दिस इज नॉट इन माय लाइक वे, सो यू हैव टू कनेक्ट दिस गाय, दैट, यही होता है बस, और कुछ नहीं। तो क्या होता है, जब आप पीआईपी में जाते हो तो पीआईपी में क्या होता है कि बंदा जैसे 1 महीने का पीआईपी, तो 1 मंथ आपको परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, आपके पास प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और ये लर्निंग भी करना होता है। तो यहाँ पे इसकी मर्जी है, अगर ये बोल देगा ओके, देन आपकी पीआईपी क्लियर, अगर बोल देगा नहीं तो नहीं। ऑब्जर्वेशन में ये होंगे या एचआर होंगे, 1-2 बंदे होते हैं, यही सब मिले जुले होते हैं, सब भाई भाई होते हैं, कोई वो नहीं होता, सब इनकी अपनी मिली भगत होती है, कहने की बात होती है वी आर फैमिली, कुछ नहीं, कोई फैमिली वैमिली नहीं है। अगर इसको तुम्हें अगर इसको सिखाना होता तो इस बंदे को, कि तुम्हें पीआईबी में डाल, जब पुश ही नहीं करता ये बंदा, पहले नहीं तुम्हें ट्रेन कर देता, यहाँ पे सिखा देता।
इसकी कैपेबिलिटीज नहीं है। अब ये अपनी कैपेबिलिटीज को छुपाने के लिए तुम्हें थ्रू आउट ही करेगा। कहा ना, डायरेक्टर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इन सब की जॉब नहीं जल्दी जाती। क्यों? क्योंकि ये लोग बलि का बकरा अपने जूनियर को बनाते हैं, या अपने घर में दाल चावल चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये आपको अगर रखना ही चाहता तो ये आपको पीआईपी में नहीं पुश करता, ये आपको पहले से ही ट्रेन करता चीज़ों को लेके। सिचुएशन में जो चीज़ें पीआईपी में तुमको बोलेगा करने को, ये चीज़ तो पहले भी 3 महीने पहले भी आपको करा सकता था। ये चीज़ें सीखो, ये सर्टिफिकेशन लो, ये लो, इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। उसी टाइम क्यों? क्योंकि इसका पहले से ही माइंड है आपको थ्रो करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका डिसीजन है, आप चाहे तो पेपर डाल के जा सकते हैं। और एंड ऑफ द पीआईपी क्या होगा आपके साथ? आपको ये बोल दिया जाएगा कि जो है आपको हमने पीआईपी में मौका दिया था परफॉर्मेंस के लिए, आप नहीं कर पाए, तो अब आप जो है 2 दिन में 4 दिन आप रिजाइन डालो और जाओ। अब आपको नोटिस पीरियड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नोटिस पीरियड था वो पीआईपी में कंसिडर हो चुका है। टर्मिनेट कोई करता नहीं है, क्योंकि लीगल जो होता है थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है, इनको प्रूफ करना पड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा केसेस बन जाते हैं। अगर टर्मिनेट कोई नहीं करता, टर्मिनेट करने का बहुत ही क्रिटिकल सीजन है। जैसे आपने सिचुएशन से लड़की छेड़ दिया, किसी के साथ मोलेस्टिंग कर दिया, या फिर कुछ मतलब मैंने जैसे बदतमीजी से बात नहीं, मारपीट कर दिया आपने, उस कंडीशन में भी बहुत ही वो होता है, रिजाइन आस्क टू लीव करते हैं, रिजाइन लिखवाते हैं, टर्मिनेट नहीं करते। या फिर आपने कंपनी का डेटा चोरी किया अगेंस्ट कंपनीज, बहुत ही लॉ होता है। जैसे इंडिया में लॉ नहीं होता कि भाई कोई चोरी कर लेगा फांसी थोड़ी दे देंगे, 1 महीने 2 महीने जेल होती। सो वो सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो रिजाइन दे के चले जाओ, या तो चाहो तो पीआईपी में परफॉर्मेंस अगर आप अच्छी कर सकते हो तो करो, ये आपकी कॉल है। बट ये है ओवरऑल प्रोसेस इंटरव्यू का। आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया यार तुम लोगों को। ठीक है, और क्या था मेरे पीपीटी में, कुछ बचा है क्या? हाँ, हाउ टू लर्न टेक्नोलॉजी, यार ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, कैसे सीखा जाता है। हालांकि अगर वीडियो सुनोगे तो मैंने बता दिया है, बट नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यही था, अपकमिंग एजेंडा था। ये इंटरव्यू का मैंने प्रोसेस इसलिए बताया, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है। मेरे किसी सब्सक्राइबर हैं और मेरे मतलब फॉलोअर्स भी हैं, मतलब मेरे इन द सेंस मैं भी फॉलो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है एक दूसरे को। मैं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये वर्चुअल कहते हैं रिस्पेक्ट होती है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे भी वर्चुअली आपको भी एज ए रिस्पेक्ट फॉलो करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, कुछ लोग मिस भी हो जाते होंगे, आई डोंट नो, बट मैं करता हूँ। तो इसलिए मेरे फॉलोअर में ज़्यादा गैप नहीं होता, इक्वली मिलेगा, थोड़ा बहुत 19-20 का रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें थी ओवरऑल। आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया है। रिजेक्शन आई थिंक सब कुछ बता दिया, बहुत डीप एंड डाइव बता दिया यार। ये तो ध्यान रखना ये चीज़ का, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों का। ठीक है, डिले यानी ये सब आपको क्या करना है, कहीं भी इमोशन प्ले नहीं होना है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होना है। आपने बोल दिया आपको 35% चाहिए तो चाहिए। ठीक है, हाँ मजबूरी है, जॉब नहीं है तो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन देन उसके बाद अंत में आप जॉब छोड़ के ही चले जाओगे, कहीं अच्छा मिलेगा तो। ठीक है, ये सब पैसे के लिए है, ये सब 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 कोई फ्री में काम नहीं करता। और हाँ, एक चीज़ क्या कहते हैं, अप्रेजल। यार ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल नहीं है, किसी ने मुझे बताया नहीं तो बहुत सही बंदा था, क्या था। ये मैनेजर है, इसकी टीम में 1 2 3 4 इतने बंदे काम करते हैं। ठीक, ये है पूरा टीम का कॉन्सेप्ट। बता देता हूँ, बहुत काम की, जो मेरी वीडियो देखेगा ना इस लेवल का बंदा कहेगा ऐसे क्या बंदा है। देखिए, ये मैनेजर है, अब इसको बहुत छोटा लेता हूँ, 5%। ठीक, 5% का हाइक देना है सबको। ठीक, तो ये सब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, सब नहीं करते हैं। तो सबका मुझे नहीं पता है, लेकिन करते भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग करते हैं, इतना पता है। 20% का हाइक देना है। कंपनी ने कहा कि आप 20% जो है अपने डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नहीं, कंपनी ने बोला कि आप या तो अपनी कंपनी में 20% जो है 5% तुम्हारा भी मैं दे देता हूँ। नहीं, इसको तो 20, इसका ज़्यादा देंगे। कंपनी हरामी तो मैनेजर ज़्यादा दे दे। बोले 20% आप अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर और हम आपको देंगे 10%। ठीक, समझना गेम को समझना, यहाँ गेम है। हम आपको देंगे 10% का हाइक, यहाँ पे 10% लग देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक, ये 10% हाइक मैनेजर के लिए है और 5% यहाँ पे भी है। कंपनी ने बोला कि भाई ये हाइक का प्रोसेस है। या फिर आप एक काम करो, आप अपने एम्प्लॉय को कन्विंस करो, इन सबको 5-5 की जगह 2-2 दे दो, 2% दे दो। ठीक, ये वीडियो मैं नहीं शेयर करने वाला हूँ लिंक्डइन पे। ठीक है, 2-2 दे दो, कितना हुआ टोटल? 8% हुआ। हम आपको दे देंगे 15%, कुछ इस तरह का कैलकुलेशन दे देंगे, या 20% कर देंगे। पहले क्या बैठ रहा था, 20 एंड 10, एम्प्लॉय का 20% था एंड मैनेजर का 10% था, तो कितना हुआ 30%। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम मैनेजर को 20 देंगे, यहाँ पे कितना हो गया
हम आपको 8 देंगे। आप इनको 2-2% में कन्विंस कर लो। इससे किसका बेनिफिट हुआ? कंपनी का। कितना? 2% का। बहुत होता है, ठीक है? 2% बहुत होता है। तो यार किसी का 50 लाख का अगर पैकेज हो, एग्जांपल की बता रहा हूँ, तो 2% जोड़ो कितना हो गया, ठीक है? तो बहुत होता है जब आपके पास हाई वॉल्यूम होता है। या फिर कंपनी बोल देगी हम आपको देंगे 18% और आप इनको 2-2 में कन्विंस कर लो। 2 ऑफर है आपके पास। तो ये क्या करेगा? ये ऐसा भी कर सकता है, नहीं भाई मुझे मेरे हिस्से का दो, इनका हिस्से का दो, ठीक? और ये ऐसा भी कह सकता आ जाएगा, यार कंपनी लॉस में है, कंपनी अप्रेजल नहीं कर रही है, इस बार 2% से ज़्यादा होगा नहीं, हो नहीं पाएगा, ये वो। एंड देन ये आपको जैसे तैसे कर कन्विंस कर देगा, ये आपको पुश कर देगा कि भैया 2% ही हाइक होगा, लेना है लो, नहीं तो जाओ। और ये अपना 18% लेकर के मौज मारेगा। ये प्रैक्टिस भी होती है। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत लोग करते हैं। वीपी, एवीपी लेवल पर होती है, ठीक है? अब इसकी ये मैनेजर कुछ कोई भी हो सकता है, मैनेजर इन द सेंस वीपी भी हो सकता है, एवीपी भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को यहाँ पे 2% का बेनिफिट हो रहा है। और अगर यहाँ पे 18% दे रहा है तो 18 और 8% है ना, ये 26%, फिर भी 4% का कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, समझे? तो ये भी होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। और अप्रेजल अप्रेजल भाई ना काम वाम करने से नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो काम करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपके पास जॉब ना जाने के चांसेस हाई रहते हैं, ना जाने के जॉब रहती बनी रहती है। और अप्रेजल तो बस देख लो, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, अब इसमें क्या ही अप्रेजल देगा। ये प्रैक्टिस भी होती है। तो ये सारा चीज़ें देखते रहना, करते रहो, सीख जाओगे। बहुत सारी चीज़ें सिखा दी मैंने इंडस्ट्री से रिलेटेड। आई थिंक ये वाला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पे कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। जो पुश आपने यहाँ पे किया है, यही पुश आपके टिल द ज्वाइनिंग तक होना चाहिए। जहाँ एफर्ट यहाँ पे डाला है, यही जब तक होना चाहिए। और सिलेक्शन के टाइम पे कोई सिंपैथी नहीं है। आपको बता दिया किसका ऑफर लेना है। आपको 10 जगह से ऑफर है, पहले चेक करो फर्स्ट ऑफर किसका था, कंपनी क्या थी, पैकेज क्या था। अगर पैकेज में 19-20 का फर्क है, कंपनी अच्छी है, तो पैकेज मत देखो, चले जाओ। अगर आपको लगता है जिस पहले बंदे ने जो ऑफर दिया है और जो सेकंड थर्ड वाले बंदे ने दिया है, विदाउट मतलब आप विदाउट ऑफर, मतलब अपने ऑफर शो नहीं किया, विदाउट उसके ऑफर, क्योंकि हो सकता है कि भाई मंडे आपके पास ऑफर आया ही नहीं किस कहीं से, और मंडे को दोनों जगह से ऑफर आ गया, तो मतलब आपने कुछ शो तो नहीं किया। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जिसका ऑफर ज्यादा होगा और सब कुछ ठीक है, तो पहले वाली कंपनी बता सकते हो ये कंपनी मुझे ऑफर दे रही है इतना, आज ही मेरे पास आया। बट ऑन द स्पॉट कभी भी ये हबड़ तबड़ मत करो। अगर आपके पास पाइपलाइन में कुछ है तो अब इनको भी, जैसे इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, तो ऐसे आप इनको भी 1 हफ्ते का टाइम दो, तो दैट जो भी आपकी पाइपलाइन में जो भी पेंडेंसी है आ जाए। हो सकता है कुछ ऐसी कंपनी जो आपकी बहुत अच्छी हो, जहां आप ज्वाइन करना चाहते हो और पैकेज भी अच्छा वो लोग मान गए हों, तो उस कंडीशन में आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि जब ये अपने लिए एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढ सकते हैं, आपको होल्ड पे रख सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं दे सकते, तो आप भी इनको रोक सकते रख सकते हो। यू हैव राइट, सेम राइट, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।